Hello everyone, welcome to Understand UPSC. Welcome to Currently. This is Rahul. भैया बोलो सर बोलो जो भी आपको ठीक लगे. यस, आज से रिज्यूम कर रहा हूँ मैं. जो हमारा डेली एपिसोड आता है करंटली का, जिसमें हम डेली न्यूज़पेपर कवर करते हैं, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, इसके साथ साथ द डायमेंशन फैक्ट्री एंड द कोर्ट सेगमेंट. ठीक है. और इसके साथ साथ हम डेली 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और उन्हीं आर्टिकल्स को मैं आइडेंटिफाई करके डिस्कस करता हूँ जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड ऑल्सो मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. लेट अस स्टार्ट. जो कोर्ट सेगमेंट है उससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा. बट स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. एक तो आप लोगों ने वेट किया, उसके साथ साथ ना जाने कितने सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली डीएम किया या हमारे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में इतनी अच्छी चीज़ें मेरे लिए लिखी, विश किया कि प्रेयर करा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं. एंड आई एम सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. अगर मैंने आपको टेलीग्राम पे रिप्लाई नहीं दे पाया हो अभी तक, मोर देन 50-60 जो है ना ऐसे मैसेजेस मुझे आए हैं. एंड बच्चे कैसे थे कि हर दिन आके पूछते थे भैया आप ठीक बेटर फील कर रहे हो. एंड दे आर नॉट सेइंग कि भैया जल्दी शुरू करो, उनको इससे नहीं मतलब था. वो बस ये कह रहे थे कि भैया आप ठीक हो ना, आप जल्दी ठीक हो जाओ भैया, हम भगवान से दुआ कर रहे हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है. तो अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ. और ऐसे मैसेजेस पढ़ के कौन अच्छा नहीं फील करेगा कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको अपने बड़े भाई की तरह समझते हैं और अपने लाइफ का एक छोटा सा ही बट बहुत मायने रखता है मेरे लिए. एंड आई एम सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आप लोगों की वजह से मैं अभी ठीक हूँ. एंड हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे. हमारी 26 वाली अटेम्प्ट है, उसको इस मीडियम के थ्रू, इस इनिशिएटिव के थ्रू जितना बेटर बनाया जा सकता है मैं वो करूँगा. ठीक है. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द कोर्ट सेगमेंट. मैंने आपको दिया था लास्ट जो हमारा लेक्चर आया था. एंड ऑल्सो अगर कुछ जो आर्टिकल्स हैं जो रह गए ना, उससे भी मैं धीरे धीरे डिस्कस कर दूंगा. ठीक है. जो रेलिवेंट होंगे, नॉट एवरी आर्टिकल. तो कुछ भी नहीं रहेगा. अगर मेरी तबीयत ख़राब थी तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के करंट अफेयर्स को मतलब कि बेस्ट वे पॉसिबल वे में आप लोगों को डिलीवर करके देना. ठीक है. लेट अस स्टार्ट. नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर. तो ये ऐसा कोट है, हर कोई लगभग बचपन से पढ़ चुका है. एंड इस कोट के बारे में सबको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी. ठीक है. मतलब बेसिक मीनिंग तो सबको पता होगा. तो ये 2024 मेंस में आया. एंड हम सब के लिए ऐसे कोट को प्रिपेयर करके रखना इस कोट सेगमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है. लेट अस स्टार्ट. क्या है मतलब, सिंपल मतलब है कि नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी. मतलब लगभग सारे इंसान जो है ना, एडवर्सिटी जिसको हम मतलब कि जो हमारे स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है वो उसको झेल लेता है, उसको वो ना इंड्योर कर लेता है. ठीक है. सर्वाइव कर लेता है एडवर्सिटी में. लेकिन किसी इंसान का कैरेक्टर अगर जानना हो ना, तो उसको पावर दे दो. उससे पता चलता है कि वो कितना मतलब एज अ पर्सन कैसा है. कैरेक्टर कैसे पता चलता है पावर देने से? तो आपका पता चलता है आपके वैल्यूज़ कैसे हैं, आप मोरालिटी, इंटेग्रिटी, ये सारी चीज़ें आपका चेक होता है जब आपके हाथ में पावर आता है, आपके हाथ में अथॉरिटी आता है. ठीक है. सिंपल बेसिक मतलब है ये. एंड हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन उसका मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकालते हैं. एंड देन वी गो टू द एग्जाम्पल सेक्शन. एडवर्सिटी का सिंपल क्या मतलब है? हार्डशिप्स, स्ट्रगल, सफरिंग या मल्टीपल और इंटरप्रिटेशन आप निकाल सकते हो. देन वी हैव स्टैंड का क्या मतलब होता है? इंड्योर, सर्वाइव, ओवरकम कह लो, केम जो भी है. ये मतलब इसका. फिर वी हैव कैरेक्टर. आपका ट्रू नेचर क्या है, आप इंटीग्रिटी आपके अंदर है या नहीं है, जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो और जो आप करते हो वो अलाइंड है या नहीं, या बस बोलने के लिए बोलते हो. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे पॉलिटिशियंस क्या बोलते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद एक पार्टिकुलर सड़क को या पुल बना देंगे, बट जो उन्होंने बोला उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया. तो देर इज़ नो इंटेग्रिटी. जो बोला, जो सोचा एंड करने में फ़र्क है.
तो इंटेग्रिटी नहीं है उनके अंदर। वैल्यूज एथिक्स से हम कैरेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, या और भी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है। टेस्ट का क्या मतलब, सिंपल एग्जामिन है, रिवील करता है, मेजर करता है कि आप किसी भी चीज को, पार्टिकुलर चीज को, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है आपके कैरेक्टर की। देन वी हैव पावर। पावर का सिंपल मतलब है अथॉरिटी, कंट्रोल, वेल्थ, पोजीशन, ये इन चीज़ों से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इस कोट को ना हम पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाएंगे, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी इसको समझाने में यूज करेंगे। ऑल्सो वी हैव नेगेटिव एग्जाम्पल्स जहाँ पे पावर अथॉरिटी दी गई बट उसको जो कैरेक्टर है वो असली में दिख गया कि वो इंसान कैसा है। जैसे हिटलर है, वो डेमोक्रेटिकली ही वॉज इलेक्टेड, ठीक है, एंड देन उसको जब पावर मिला, अथॉरिटी मिली, तो उसने क्या किया। एंड फिर ईडी अमीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इधर तो गांधी, मंडेला, लूथर किंग, बहुत सारे हैं, ठीक है। सो दिस वाज द होल कोट, ठीक है। मैं थोड़ा अगर स्लो हूँ ना तो आप ना स्पीड बढ़ा लेना, ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। अभी मैं रिकवर कर रहा हूँ, वीकनेस बहुत है एंड प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो गए थे, तो यू नो स्टिल ये मायने नहीं रखता, हमारे बच्चों का क्लास इंपॉर्टेंट है, वो मिस नहीं होना चाहिए। सो आज के लिए ये आपका होमवर्क है, ये मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। देयर इज नो पार्ट टू हैप्पीनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ना बहुत, एक तो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हैप्पीनेस एज अ की वर्ड, इस पे मल्टीपल टाइम्स यू विल सी दैट विल बी अ क्वेश्चन इन द यूपीएससी मेंस एसे पेपर। तो इसके अराउंड अगर हमारे पास कीवर्ड्स प्रिपेयर्ड हैं, इसके अराउंड हमें चीज़ें इंटरप्रिटेशन हमने कर रखी है, इसके अराउंड हमारे पास एग्जाम्पल्स प्रिपेयर्ड हैं, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गो एंड राइट मेंस, और खास करके ऐसे में आप अच्छा मतलब मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं ये आप लोगों से ना डेली एक्सरसाइज करवाता हूँ। पूरा ऐसे नहीं लिखवा रहा हूँ या प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग नहीं करवा रहा हूँ, बट जो वर्ड्स होने चाहिए, इंटरप्रिटेशन होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, वो मतलब कि वो रेडी होनी चाहिए आपके पास प्रीवियस ईयर को लेकर। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ डूइंग दिस एक्सरसाइज एवरी डे, ठीक है। सो द डायमेंशन फैक्ट्री पे हम आते हैं। तो आज जो है ना, एज यू नो कि बहुत सारी लिमिटेशंस है मेरे पास अभी, स्पीड है, देन देर आर सो मेनी थिंग्स। तो आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग कि द डायमेंशन फैक्ट्री में आज से जो हम रीस्टार्ट कर रहे हैं हमारे ग्रुप पे, जो डेडिकेटेड ग्रुप है जिस पे आप लोग डायरेक्ट पहुंच सकते हो इस आइकन पे क्लिक करके, या इस वीडियो के सेकंड जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप 2026 के लिए जो डेडिकेटेड ग्रुप है वहाँ डायरेक्टली पहुंच सकते हो, ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये 7 to 9 PM ये ओपन होता है एंड यू गाइज कैन यू नो ये सबमिट योर कॉपीज, जो आपने ब्रेनस्टॉर्म करा है या जो आपने द डायमेंशन फैक्ट्री में जो आपने आंसर लिखे हैं वो आप सबमिट कर सकते हो। तो आज आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। 3 कंट्रीज हैं, इंडिया का रिलेशन विथ पाकिस्तान, इंडिया का रिलेशन विथ चाइना एंड इंडिया का रिलेशन विथ यूएसए। अब इन तीनों कंट्रीज में आपको 2 चीजें बतानी है आज के द डायमेंशन फैक्ट्री में। एक तो की चैलेंजेस क्या है इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में, इंडिया चाइना रिलेशनशिप में चैलेंजेस, इशूज कहाँ है, मतलब चैलेंजेस इशूज जो भी कह लो। एंड द सेकेंड पार्ट इज वे फॉरवर्ड, क्या होना चाहिए रिलेशन बेटर करने के लिए। ये 2 चीजों पे आपको जोर देना है, 3-4 पॉइंट्स दोनों में आपको निकालने हैं। अब जहां से करो आप, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम गूगल और AI, आपके ऊपर है, बट पहले तो मैं ये कहूंगा कि खुद से ब्रेनस्टॉर्म करना एंड देन, और कोई प्रॉपर आंसर नहीं लिखना है। मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे बताओ चैलेंजेस क्या है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, बिटवीन इंडिया चाइना रिलेशनशिप एंड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए रिलेशनशिप। ऑल्सो टेल मी और यू शुड गिव मी द रीजंस या वे फॉरवर्ड कि जिससे हम हमारे रिलेशंस को और बेटर कर सके, सॉल्यूशन निकाल सके अगर डिस्प्यूट है तो, ठीक है। ये आपका द डायमेंशन फैक्ट्री आज से इस तरीके से शुरुआत होगा। एंड अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ, तो मैं धीरे धीरे वापस टॉपर्स कॉपीज की तरफ शिफ्ट करूंगा। अभी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम रुके ना, इसके लिए चीज़ें करेंगे, इफेक्टिव वे में करेंगे एंड आपका बेस्ट पॉसिबल में प्रिपरेशन हो पाए इस वे में करेंगे। सो आई वाज सेइंग, गिव मी अ मिनट, सांस अटक जाती है। ओके, सो आई वाज सेइंग कि अभी ना इस 3-4 दिनों को अच्छे से यूज करना है, फिर हम जब वापसी करेंगे तो और बेटर वे में टॉपर्स की कॉपी से एंड ज्योग्राफी से हम रिज्यूम करेंगे, ठीक है।
तो इतना ही बस करना है जितना आज दिया है। अब हम आते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स पे। मैंने बोला है कि जो रह गया है 3-4 दिनों में उसको भी मैं साथ-साथ कवर करवाऊँगा। लेकिन अभी आज के आर्टिकल्स को देखते हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस में। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज़ वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक एंटरिम ऑर्डर दिया है। अब इस ऑर्डर में क्या किन चीज़ों पे स्टे लगाया है, जो कि अप्रैल मंथ में अगर आपको याद हो 2025 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था एंड उसमें बहुत सारी मेजर चीज़ों में चेंजेस किए गए थे और उन्हीं चेंजेस को देखते हुए इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के अगेंस्ट पिटिशंस डाले गए थे। देयर वर सो मेनी पिटिशंस। तो उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट मतलब एक जजमेंट दिया है कल एंड उस जजमेंट पे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है ना, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जहाँ पे चेंजेस आए हैं वहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो उन्हीं इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे कि क्या क्यों लगाया है, क्या बेसिस है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 13 में ये आर्टिकल अच्छे से बताया हुआ है। वैसे द हिंदू के पेज नंबर 1 में भी है, बट मुझे लगा कि इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 13 में और बेटर वे में बताया हुआ है, तो दैट्स वाई आई शुड कवर फ्रॉम दिस एंड ऑल्सो आई विल रिकमेंड कि मैं इसीलिए 2 न्यूज़पेपर को कवर करता हूँ जहाँ से बेस्ट पॉसिबल में निकल पाए ना, कि लाइक कहीं पे बेटर वे में समझाया जा रहा है, बेटर वे में बताया जा रहा है, तो उसी को हम क्यों ना पकड़े, रादर एक न्यूज़पेपर के पीछे स्टिक रहे। ठीक है, तो मैं तो कर सकता हूँ ना, आप लोग हिंदू से ही पढ़ो या बस एक्सप्रेस से ही पढ़ो, पर मेरा काम है ना कि और आप लोगों के लिए चीज़ें बेटर बनाया जाए। ठीक है, तो ये इसको आप पॉलिटी से कनेक्ट कर सकते हो, GS2 प्रीलिम से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, मे बी यू कैन सी अ क्वेश्चन, और इसमें जो इतने सारे चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट्स आए हैं एंड देन सुप्रीम कोर्ट के जो स्टे आया है उसको भी हम इस संदर्भ में भी इसको हम देख सकते हैं। देन द सेकेंड आर्टिकल इज एमिड एन एक्सपोर्ट सर्ज ट्रेड डेफिसिट कम्स डाउन बाय 54%। तो हम इस आर्टिकल को, इकोनॉमिक्स वाले आर्टिकल को बहुत अच्छे से यूज करेंगे फॉर आवर प्रीलिम्स जो है रिवीजन, इकोनॉमिक्स के रिवीजन के लिए हम इसको यूज करेंगे। देर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन दिस आर्टिकल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा डेटा भी देख लेंगे कि क्या एक्सपोर्ट जो है एकदम से 54%, इतना सारा टैरिफ की बात हो रही थी, अगस्त में इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर भी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया एंड ट्रेड जो मतलब कि ट्रेड डेफिसिट जो है ना वो कम हो गया है। तो इस एस्पेक्ट से इस आर्टिकल को देखेंगे, द हिंदू पेज नंबर 1। देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल इज इंडियन ओशन में इंडिया को जो ना प्रीसियस मेटल एक्सप्लोर करने के लिए एक और जो मतलब कि वेस्टर्न इंडियन ओशन कह लो टू बी प्रिसाइज, वहाँ पे इंडिया को ISA इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने अलाउ किया है। मतलब कि इंडिया वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकती है या जो मेटल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर सकती है। तो ये इंडिया को मिला है पावर। तो उसी चीज़ को समझेंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे, मैप के थ्रू समझेंगे। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी है इंडियन ओशन में, उसको भी समझेंगे जो न्यूज़ में इस मतलब कि रीजन की वजह से। एंड फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके साथ साथ करेंगे। सो द हिंदू पेज नंबर 14, और इसको आप GS3 के एस्पेक्ट में देख सकते हैं, प्रीलिम्स के एस्पेक्ट में देख सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आया था, तो इसीलिए मैंने इसे कवर किया है। एंड देन द फोर्थ आर्टिकल एंड द फाइनल आर्टिकल ऑफ द डे इज चीता। सो एज यू नो कि इंडिया में चीता को री इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो चीता को री इंट्रोड्यूस कराने के बाद उसकी पॉपुलेशन सस्टेन कर सके एंड एक ही लोकेशन में नहीं, एक ही प्रोटेक्टेड एरिया में लिमिट ना रहे, तो द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि उनको कूनो पालुपुर से गांधी सागर जो है दोनों मध्य प्रदेश में ही है, वहाँ पे कुछ चीता को ना ट्रांसफर करा जाएगा। तो उसको हम समझेंगे एंड चीता के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स जानेंगे एंड 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में पूछे गए उसको भी देखेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आर्टिकल इटसेल्फ। एज यू नो कि जो ओके, सो द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे द इंटायर वक्फ एक्ट। मैंने बता ही दिया कि इंटरिम ऑर्डर पास किया है, और उस ऑर्डर में ना सुप्रीम कोर्ट ने ना कंप्लीटली स्टे नहीं लगाया है पूरे एक्ट पे। देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जहाँ पे स्टे लगाया गया है। ठीक है, तो यही है पूरा मामला। हम देखते हैं पहले वक्फ क्या होता है। तो वक्फ का सिंपल मतलब बेसिक मतलब कह लो कि बिगिनर लेवल पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अ परमानेंट इंडाउमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय मुस्लिम फॉर रिलीजियस, चैरिटेबल और पायस पर्पसेस। सो आप चैरिटी के लिए जो अपनी ज़मीन दे देते हो, प्रॉपर्टी देते हो, एसेट देते हो, इसी को वक्फ कहा जाता है। ठीक है, वंस डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड और इनहेरिटेड, इट इज मैनेज्ड बाय द मुत्तावली केयर टेकर।
एक बार ये चला गया ना वक्फ बोर्ड के पास, तो आप इसको फिर नहीं ले सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। तो यही है। अब हम बात करते हैं 2025 अप्रैल में जिसमें अमेंडमेंट किया गया था हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंट के द्वारा। तो पहला चीज है एंड ऑफ वक्फ बाय यूज। सो प्रॉपर्टीज कैन नॉट बिकम वक्फ मेयरली बिकॉज दे वर यूज फॉर रिलीजियस पर्पसेस। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये मेन इसका मतलब है। मतलब जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है ना उसको आपको जो है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अभी जो जजमेंट आया है, अब मैं इसके साथ साथ ही पैरेलली बताते जाता हूँ, इस पे कोई स्टे नहीं लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस रजिस्ट्रेशन जो है ना मस्ट है, वो होनी चाहिए जितनी भी जमीन वक्फ के अंदर है या होने वाली, ठीक है। पहली चीज ये। सेकेंड पार्ट इज जो अमेंडमेंट हुआ था अप्रैल में उसमें कलेक्टर के पास पावर दिया गया था। कलेक्टर मतलब कि जो रैंक के ऑफिसर्स हैं या उससे ऊपर, उनके पास पावर था कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। इस पावर पे स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पावर को ना मतलब एक आर्बिट्रेरी पावर दे दी गई। अब कलेक्टर के मन पे है तो वो इसको ऑल्दो अच्छे पर्पज से मे भी सरकार ने या पार्लियामेंट ने इसको पास किया है, बट अगेन इसको ना मिसयूज किया जा सकता है। तो आर्बिट्रेरी पावर को कंट्रोल करने के लिए इतने सारे स्टेज आए हैं इस एक्ट के अंदर। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज भेजा है टू द गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट कि आप आर्बिट्रेरी पावर को यूज करते हुए मिसयूज नहीं कर सकते हो आप किसी पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू, ठीक है। देन वी हैव इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स। सो नॉन मुस्लिम को अलाउ किया है बट एक सर्टेन नंबर फिक्स कर दिया है। मतलब कि जो अमेंडमेंट आया था तो उसमें नॉन मुस्लिम्स के लिए भी जो वक्फ बोर्ड होता है चाहे सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, उनके लिए उसका मेंबर बनना, बोर्ड का मेंबर बनना ईजियर हो गया था। बट अभी क्या था ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिमिट कर दिया कि एक सर्टेन नंबर ही होना चाहिए। मतलब कि जहां तक मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे जो सेंट्रल लेवल है, जो बोर्ड है, उसमें 4 मैक्सिमम नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं एंड जो स्टेट लेवल है उसमें मिनिमम 3 हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, सॉरी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट। एंड देन द फोर्थ पार्ट इज 5 ईयर रूल है कि वक्फ प्रॉपर्टी तभी कोई ट्रांसफर कर सकता है। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो मैं 5 सालों तक अगर मुस्लिम हूँ तभी वक्फ जो है प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर वक्फ बोर्ड को कर सकता हूँ। तो अब यहाँ भी तय कर पाना कि 5 साल से है, 3 साल से है कोई मुस्लिम, ये मुश्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को समझा एंड बोला कि ये वाला प्रोविजन पे भी उसने स्टे लगा दिया कि ये वक्फ क्लेम्स मस्ट बी मेड विद इन 5 years ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो यही सारी चीजें हैं जो स्टे लगाया गया है और कहाँ नहीं लगाया गया है कि ये वक्फ बाय यूज रजिस्ट्रेशन को बोला है कि ये होना चाहिए। इस चीज को वैलिडेट किया सुप्रीम कोर्ट ने। सो द डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस आर्टिकल, हमने बस उन एस्पेक्ट्स को टच किया जहाँ पे स्टे लगाया गया और कहाँ नहीं लगाया गया। पूरे वक्फ एक्ट पे स्टे नहीं लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, सर्टेन प्रोविजंस पे लगाया है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को आर्बिट्रेरी लगा कि सरकार के पास ज़्यादा पावर आ गई है तो उसको एक तरह से लिमिट किया गया है, ठीक है। सो यही था पूरा आर्टिकल, आपको समझ आया होगा। एंड आपके मेंस के लिए क्वेश्चन है जो आप इसको लिख सकते हो और आज 7 to 9 PM इसको सबमिट कर सकते हो। देन द सेकेंड आर्टिकल इज एमिड एन एक्सपोर्ट सर्ज ट्रेड डेफिसिट कम्स डाउन बाय 54%। सो लेट अस सी, इसको आप इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स के लिए मेनली देखना है इसको, ठीक है। कंटेक्स्ट क्या है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है ना, अब ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है हम आगे देखेंगे। अगस्त 2025 में फेल शार्पली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग राइज इन एक्सपोर्ट्स बोथ मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज। देखो, एक तरफ ट्रम्प टैरिफ्स लगाया था ट्रम्प ने और इतनी अनसर्टेनिटी थी ग्लोबल मार्केट में, बट स्ट्रॉन्ग राइज इन एक्सपोर्ट्स दोनों में, चाहे वो मर्चेंडाइज हो या सर्विसेज हो, वो देखने को मिला है। एंड अ नोटेबल डिक्लाइन इन इंपोर्ट्स। This highlights the resilience of Indian trade and despite global uncertainties and tariff pressures from US। ठीक है, मैं पहले ही बोलता हूँ अगर इकोनॉमिक्स के आर्टिकल आएंगे तो हम बेसिक्स को जरूर रिवाइज करेंगे, आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन साथ साथ चलेगी। सो लेट अस सी, ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब होता है। व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स एक्सीड इट्स एक्सपोर्ट्स इन वैल्यू। सो आप जितना एक्सपोर्ट कर रहे हो ना वो इंपोर्ट से कम है तो डेफिसिट होगा, और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट तो सरप्लस है, ठीक है। यही है ट्रेड डेफिसिट।
अब इसका फॉर्मूला ये होता है कि इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, मेजरली इम्पोर्ट ही ज़्यादा होता है, तो दैट्स वाई इसको इधर रखते हैं। एंड डेफिसिट की ही बात है ना, तो ऑब्वियसली इम्पोर्ट ही को कंसिडर किया जाएगा इस कंसेप्ट जब हम माइनस करेंगे, ठीक है। देन वी हैव मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, मतलब ये दोनों को हमने सेपरेटली देखा कि टेंजिबल गुड्स को जब हम बेचते हैं या खरीदते हैं, और देन वी हैव सर्विस में क्या है, इंटेंजिबल, जैसे सॉफ्टवेयर, फिनटेक से रिलेटेड चीज़ें हैं, सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो आता है सर्विस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में। टैरिफ क्या है कि एक इम्पोज किया हुआ एक तरह का टैक्स है, ठीक है, इंपोर्ट पे भी लगता है एंड एक्सपोर्ट पे भी लगता है। देखो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट की चर्चा होती है, तो दैट्स वाई लोग समझते हैं कि टैरिफ इसी पे लग रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों में लगता है टैरिफ, ठीक है। एंड आपको पता है कि हैड 25% टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स इन अगस्त 2025, आपको पता होगा। फिर 25% पेनल्टी लगाया था अलग से, जो रशियन ऑयल हम खरीदते हैं, ठीक है, तो टोटल 50% टैरिफ हो गया था। सो देन वी हैव बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ गुड्स कह लो, बैलेंस ऑफ मर्चेंटाइज कह लो। तो यहाँ क्या होता है कि कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स एंड कितना इंपोर्ट कर रहे हो, उसी का डिफरेंस, ठीक है, तो इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, ठीक है। हो गया, ये बेसिक समझ आ गया। बस इसमें हमें ज़्यादा इस डेटा में जाना नहीं है, क्योंकि मंथली है ना, ऐसे हर मंथ में आते रहता है, तो बस ये कंपैरिजन देख लो कि हमने जो एक्सपोर्ट किया था इन 2020 सेम मंथ लास्ट ईयर एंड दिस मंथ में ना इतना डिफरेंस आया है। यही डेटा है, एक दो डेटा है। अब इसमें हर चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर मंथ बदलेगा, तो क्या हम हर मंथ कवर करेंगे, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही है मोटा मोटी क्या हुआ है अप्रॉक्स में, ठीक है। And then we have two important questions for 2022 and 2013, मतलब 20 से और 13 से PYQ आया है। मैं बोला हूँ जो पढ़ूंगा ना रेलिवेंट, जो पढ़ाऊंगा वो रेलिवेंट होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को कीजिए कि विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये आपको देखना है। वैसे ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था, ठीक है, बट आपको क्या लगता है सही क्या होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, हमने बीओटी तक देखा था, आपको बीओपी बताना क्या है, बहुत बेसिक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इट्स बेटर कि आप लोग खुद से ट्राई करो फर्स्ट सेकंड। एंड देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल। इंडिया को ना लाइसेंस जो है पावर मिला है वेस्टर्न इंडियन ओशियन में कि वो पॉलीमेटालिक जो सल्फाइड्स हैं या कह लो मेटल्स हैं, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट, ओके सो पूरा कंटेक्स्ट देख लेते हैं, और इसको आप GS3 से कनेक्ट कर सकते हो या प्रीलिम्स से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, साइंस एंड टेक या इकोनॉमिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस, ठीक है। जो लेट अस सी, इंडिया हैज अप्लाइड टू द इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी, एक इंपॉर्टेंट बॉडी है अंडर UN क्लॉज, हम इसको देखेंगे, इधर है, ठीक है। सो लेट अस सी, India has applied to the International Seabed Authority for exploration rights in 2 seabed regions in the Indian Ocean beyond national jurisdiction, ठीक है। तो भारत ने अप्लाई किया था 2 जगहों पे जहां पे एक्सप्लोर कर सके हम, ठीक है, बट अभी तक एक कार्लसबर्ग रीज है, इंपॉर्टेंट रीज है, आपको पता होगा रीज क्या होता है, कि कंटिन्यूअस जो नैरो सी के अंदर, मोस्टली सी के अंदर जो माउंटेन्स होते हैं उसको रीज बोलते हैं, ठीक है, और 2 प्लेट्स जहाँ पे मतलब प्लेट्स के बीच के गैप होते हैं ना, वहाँ पे ये डेवलप होते हैं। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना कि दुनिया का सबसे बड़ा रीज कौन सा है, माउंटेन रीज, सॉरी, आप यू गाइज हैव टू कमेंट इन द हमारा यूट्यूब जो कमेंट सेक्शन हमारी इस वीडियो का, उसमें करना है। सो कार्लसबर्ग रीज में हमें मिला है अधिकार, ठीक है। एक जगह के लिए और हमने ट्राई किया था, दैट इज FNSC निकेटीन सी माउंट, ये भी इंडियन ओशन में है, कहाँ है मैं दिखाऊंगा आपको। एंड इसके लिए अभी नहीं मिला है बट अप्लाई कर दिया है, एंड दोनों जगहों को देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, लोकेशन भी देखेंगे, न्यूज में है तो सो ऑब्वियसली। एंड इस पे सीधा एक यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था रिसेंटली। सो लेट अस सी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या है, स्टैब्लिश्ड बाय UN क्लॉज, आपको पता है यूनाइटेड नेशन जो जिस तरह से कन्वेंशन है सी गवर्नेंस को लेके, तो ये एक UN क्लॉज है जिसमें लगभग दुनिया की सारी कंट्री है, 1982 में आया था, तो उसी से ये बॉडी डिराइव होती है। एंड 1994 एग्रीमेंट ऑन पार्ट 11 इससे ये बन के आती है, ठीक है, इसी एग्रीमेंट के अंदर गवर्न सीबेड एक्सप्लोरेशन माइनिंग बियॉन्ड नेशनल EEZ, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना, कितना होता है बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक कंट्री के जो जहाँ से उसकी कोस्टल मतलब कि कह लो सी सरफेस जहाँ से शुरू होता है या जहाँ से वो स्टार्ट होता है, तो उस हिसाब से बताओ कि क्या
कितना नॉटिकल माइल्स में ये होगा EEZ, या उसके बाद के इलाके को हम क्या कहते हैं, ये भी तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है। सो यूएन क्लॉज आपको पता है कि डिफाइन राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेशंस इन ओशियंस, लीगल बेसिस फॉर ISAs फंक्शनिंग एंड सीवेड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स क्या है, तो इंडियन ओशन जो रीज सिस्टम है ना, उसमें मल्टीपल रीजेज हैं, उसमें से एक है कार्लसबर्ग रीज। ठीक है। अ मिड ओशन रीज सिस्टम विथ टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड हाइड्रोथर्मल डिपोजिट्स। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन में है, डेप्थ इतना है 1800 से लेके 3600 मीटर। देखो एक दो डेटा अगर ऊपर नीचे हो जाए ना तो परेशान मत होना, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, समझो कि कहाँ क्या है। अगर एक दो डेटा ऊपर हो जाए ना, उससे परेशान नहीं होना है कि अब इसी के पीछे पड़े रहे। समझदार इंसान ना, ये डेटा अगर एक दो 19-20 हो जाता है ना, इसके पीछे नहीं भागता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, ठीक है, क्या न्यूज में है उस पर फोकस करना है, रैदर कितना है, कितना नंबर में है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। ये समझदार इंसान का लक्षण होता है, ठीक है। जैसे मैं हूं, नहीं जैसे आप हो, नहीं जैसे हम हैं, ठीक है। ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, सो लेट अस सी कि सेपरेट करता है इंडियन एंड सोमालियन प्लेट को, ठीक है। देन वी हैव मिनरल रिच हाइड्रोथर्मल वेंट्स यहाँ पे, एंड यही है पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स, ठीक है, इसमें रिच है। एंड देन वी हैव, और इसको मैं दिखा देता हूँ, ये इंडियन ओशन है ना, ये रहा कार्लसबर्ग रीज, ये ओके। ये सेशल्स है, आपको पता है इंपॉर्टेंट कंट्री है, वेस्टर्न या नॉर्थ, नहीं सदर्न कह सकते हो ना, नहीं सेंट्रल, अरे भाई वेस्टर्न कह लो, वेस्टर्न इंडियन ओशन में एक इंपॉर्टेंट कंट्री, आइलैंड कंट्री है, ठीक है। तो ये रहा कार्लसबर्ग रिज, ठीक है, यहीं पे एक्सप्लोर करेगा इंडिया आके। देन वी हैव, एंड दिस इज सिवा क्रेटर, ये सब क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, यू नेवर नो, यूपीएससी कुछ भी कर सकता है इससे रिलेटेड। देन देर इज FNSC निकेटिन सी माउंट, इसके लिए भी हमने अप्लाई किया है कि यहाँ भी एक्सप्लोरेशन राइट्स मिले हमें, तो दिस रीजन इज निकेटिन सी माउंट, ठीक है, समझ आ गया। ये हमारा रहा इंडिया, एंड दिस इज निकेटिन सी माउंट, और यही इंडियन ओशन रीजेस है, मिड जो इंडियन ओशन रीजेस हैं इसी इलाके में, ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हमने 400 किलोमीटर लॉन्ग है ये सी माउंट। अब बताओ सी माउंट क्या होता है, मैं हर चीज नहीं बताऊंगा, बताओ इसका डिफाइन करो इन द कमेंट सेक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन। 150 किलोमीटर वाइड है, 3000 किलोमीटर जो है इंडियन कॉस्ट से है, मतलब इसकी डिस्टेंस, ओके। एक बार डेटा चेक कर लेना, ओके, हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। ये करंट अफेयर्स में क्या होता है, डेली कुछ ना कुछ न्यूज में आता है, नया न्यूज में आता है। एंड ऑल्सो सेकेंडली क्या होता है कि आपको एक टाइम लिमिट के अंदर उसको बनाना पड़ता है, तो मैं अपनी साइड से कोशिश करता हूँ कि जितना सही हो पाए मैं वो दूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डेटा ऊपर नीचे हो जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं, पर डेटा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसको मैनेज कर लीजिए थोड़ा, अगर हो सकता है तो देख लीजिएगा, रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से इसको चेक करूंगा एंड कोशिश करूंगा सही PDF अपलोड हो, ओके। सो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होता है कि रॉक लाइक मिनरल, जो concretions lying on the deep sea floor sediments form over millions of years ago। तो रॉक लाइक मिनरल है, जो समझ रहे हो ना, इस रीजेज में जो ये एक्सप्लोजन होता है, मतलब कि तो बाहर आते हैं, तो उसके साथ साथ जो सेडिमेंट्स है ना वो जमा होते गए, तो इस यहीं पे एक्सप्लोर करके उसे निकाला जाएगा। एलिमेंट्स क्या क्या है, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं या मेटल्स कह लो। एंड इम्पॉर्टेंस है क्रिटिकल, जो EV बैटरीज का जो जमाना है, 21st सेंचुरी की बात की जाती है, तो वो यहाँ से आपको दिखेगा, मतलब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही समरी है ओवरऑल। इंडिया को पहले भी मिल चुका है कि एक्सप्लोरेशन राइट इंडिया को पहले भी मिल चुका है, ये कार्लसबर्ग में मिलने से पहले अगर देखा जाए तो इंडिया ऑलरेडी हैज कॉन्ट्रैक्ट्स विद द ISA इन सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, पॉलीमेटालिक न्यूट्रल, इसी पे क्वेश्चन एक बार आया था, वो दिखाता हूँ। रॉड्रिगेज ट्रिपल जंक्शन, ठीक है। मूव रिफ्लेक्ट्स इंडियाज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी टू सिक्योर क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इट्स इकोनॉमी। एट द सेम टाइम एक्सपर्ट्स हाईलाइट द इन्वायरमेंटल रिस्क एंड द नीड फॉर इकोलॉजिकल सेफगार्ड इन डीप सी माइनिंग। ये भी एक बात है, ठीक है, बट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से हमें डिसीजन लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत है,
ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स या मेटल्स के लिए मोस्टली चाइना पे ही। हाँ चलो, क्वेश्चन है, कोबाल्ट सबसे ज़्यादा किस कंट्री ना प्रोड्यूस करती है, बताना कमेंट सेक्शन में। कोबाल्ट यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आई थिंक 2023 का। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। और देखो, द ग्लोबल ओशियन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंसेस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ। एक स्टेटमेंट पता होगा तो आप इसको कर सकते हो। ओके, सो थर्ड को आप अटेम्प्ट करो, 2021 का क्वेश्चन है। देन द लास्ट आर्टिकल इज, मैंने इसका बेसिक बता ही दिया था कि इसको रीलोकेट कर रहे हैं दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो बगल में है, कूनो पालोपुर पे, जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। सो लेट अस सी, इंडिया प्लान्स टू शिफ्ट फीमेल चीता फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क टू गांधी सागर सेंचुरी, जो कि मध्य प्रदेश में, दोनों मध्य प्रदेश में, लोकेशन इस एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, टू बिल्ड अ सेकेंड वाइबल पॉपुलेशन आफ्टर द स्पेसीज एक्सटिंक्शन इन इंडिया इन 1952। सो अब चीता के बारे में, मतलब भारत से एक्सटिंक्ट हो चुका है चीता, आपको पता है, एशियन चीता, एंड 1952 में ही लास्ट दिखा था, एंड रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने इसको री इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट चीता है, सिंस 2022 करेंट गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। कहाँ? कूनो पालोपुर में। अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक एशियन जो चीता है ना, इसका साइंटिफिक नेम ये होता है, स्पेशल फीचर क्या होता है, मतलब ये ओवरऑल है चीता का साइंटिफिक नेम, एशिनोइक्स जुबैटस इसका नाम है। अब जो एशियाटिक चीता है उसमें वेनाटिकस लग गया, एंड जो अफ्रीकन चीता है उसमें 2 बार जुबैटस लग गया, मुझे ये रीचेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग भी देख लेना, अभी उतनी हेल्थ नहीं है सही, तो इसीलिए क्या होता है ना कि स्क्रीन इरिटेशन होती है बार बार इसको देखना, तो इस वजह से मैं ये आज अभी 1-2 दिन आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि प्लीज़ इसको थोड़ा आप लोग भी रीचेक कर लेना। ओके, आई विल बी वेरी थैंकफुल वंस आई विल बी कम्प्लीटली फाइन, तो फिर तो मैं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, सो इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नया है वो इम्पॉर्टेंट है, कब री इंट्रोड्यूस किया गया था वो इम्पॉर्टेंट है। चीता के थोड़े से फीचर्स हम देख लेते हैं। चीता एक ऐसा स्पेसी है जो बिग कैट स्पेसीज होते हैं उसमें, जिसमें कि वो मतलब कि आई थिंक रोर नहीं करता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, इस पे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया है। सो स्पेशल फीचर क्या है कि फास्टेस्ट लैंड एनिमल, आप सबको पता है। हिस्टोरिक स्टेटस बता चुका हूँ कि इंडिया में 1952 में ही एक्सटिंक्ट कर चुका है। ठीक है, एंड इसकी जो सब स्पेसीज 2 हैं वो है, एक तो ये एशियाटिक हो गया, जिसका IUCN एशियाटिक का क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड जो होता है उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहते हैं। एक्सटिंक्शन का सबसे ज़्यादा डर रहता है, और ये बस ईरान में है, एंड कहा जाता है कि टोटल 12 बचे हैं। एशियाटिक चीता की बात कर रहा हूँ, और यही इंडिया में हुआ करता था, जो कि अब दिखता नहीं 1952 के बाद। फिर हमने क्या किया, अफ्रीकन चीता मंगवाया री इंट्रोडक्शन के लिए। अब ये इसका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल, थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू एशियाटिक चीता, मतलब कम वो एक्सटिंक्शन का कम डर है, पर डर तो है ही। और करेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है, मतलब नाइमीबिया में, आपको साउथ अफ्रीका में, बोत्सवाना, कीनिया एंड तंजानिया में ये दिखेगा अफ्रीकन चीता, इनकी संख्या ठीक ठाक है। और ये प्रोजेक्ट चीता की मैंने बात ही कर ली। तो वी हैव 2 क्वेश्चंस, मतलब 4th एंड 5th क्वेश्चन इसको भी अटेम्प्ट कीजिए, एंड बताओ इसका आंसर। वैसे मैं आंसर बता देता हूँ, आप अटेम्प्ट कर लो, मैं आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट का डी होगा, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी। थर्ड का बी थोड़ा डिस्प्यूटेड है क्योंकि इसको आई थिंक डिलीट किया गया था। फोर्थ का बी, फिफ्थ का ए। ये है आंसर आज के PYQs का। और देखो साथ साथ कितने PYQs आप करोगे, मैं एक बार देख लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन ही डिबेटेबल है या फर्स्ट है, आई हैव डाउट। नहीं, फर्स्ट वाला डिबेटेबल है। ठीक है, थर्ड तो ओके है, थर्ड कंप्लीटली ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मैंने कोशिश किया है, मतलब एक तरह से बिगिन किया है, एंड आप लोग अगर जो मैंने आपको होमवर्क दिया है फॉर द डायमेंशन फैक्ट्री, डेफिनेटली उसको आप लोग ट्राई करना। चैलेंजेस क्या हैं खुद से आइडेंटिफाई करना, ब्रेनस्टॉर्म करना, एंड ये जो दिया है ना आपको, कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ दिए हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में साथ साथ वीडियो देखते समय लिखना है। ऑल्सो आई हैव गिवन यू ऑल कि जो कोट दिया है उसको भी आप लोग प्रॉपरली एनालाइज करो। ठीक है, मिलते हैं कल, और बेटर वे में हम कोशिश करेंगे आने का कल, और आपको जितना भी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करा पाए। एंड प्लीज़ जिस तरह से साथ दिया है फिर से साथ दो।
एंड थैंक यू सो मच, और लाइक कर दो वीडियो को। ओके बाय, टेक केयर, मिलता हूँ कल। और अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखो। हर चीज़ रुक सकता है, पर हेल्थ और फैमिली इन दोनों को कभी भी ये जो है ना मतलब कि क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। खास करके मदर एंड फादर, सब कुछ छूट जाएगा बट ये नहीं जाने चाहिए। ओके, इनको लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। ये एडवाइस है मेरे एक्सपीरियंस का। फाइन, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग अगेन।